डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। और कल हमने जो प्रयास किया था उसके बेहतर परिणाम आए। बहुत सारे लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 74 क्वेश्चन मैंने दिया था। तो एक विद्यार्थी ने कुछ क्वेश्चन भेजे हमारे पास, उनमें से तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आया हमारे पास कि +1 में से -1 घटाएं तो क्या आएगा। बच्चा है, देखो अगर आपके पास +1 है, इसमें से आप घटाते हो -1 को, तो क्या होने जा रहा है, ये 1 है आपका और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा 2। ये पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन था, कोई किसान अपनी गाय के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती है, दूसरे को चौथाई गाय मिलती है, तीसरे को, तो जैसे से बोलता जाए, मान लो उसके पास कुल x गाय रही होगी, सपोज करो टोटल गाय x रही होगी, तो कह रहे 4 बेटों को इस प्रकार बांटता, पहले बेटे को आधी गाय मिलती है, मतलब x/2 मिलती है, दूसरे बेटे को क्या मिलती है, दूसरे बेटे को चौथाई गाय मिलती है, यानी x/4 मिलती है, तीसरे बेटे को क्या मिलती है, समूह की गाय को 5वां हिस्सा मिलता है, मिल गया, और चौथे बेटे को 7 गाय मिलती है, और कुल मिला के x गाय है। बस इसी को सॉल्व कर लो। इन तीनों को जोड़ के हमें उस साइड ले जाना होगा, ठीक है, घटाने के लिए। तो दो जोड़ो इसको, इसका एलसीएम निकालो, 2 4 5 का एलसीएम 20 हो गया, तो ये हो गया 10x, ये 4 5 20 5x, ये हो गया 4x, और +7 = x। ये 5 4 9 और 10 19x, 19x/20 उधर चला जाएगा, तो देखो x में से 19x/20 घटेगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 7, तो यहाँ बचेगा x/20 और यहाँ पर होगा 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 20 इधर आएगा, गुणा करेगा, 20 7 140, तो गायों की संख्या कितनी आ गई, 140 आ गई। अगला प्रश्न इसमें है कि 4 अभाज्य संख्या है, उनके विस्तार के आरोही क्रम में की जाती है। पहली 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अगर वो चारों ऐसे हैं मान लीजिए, तो पहली 3 का गुणनफल दे रखा है 385 और अगली अंतिम 3 का गुणनफल दे रखा है 1001। तो अगर हम 385 को फैक्टराइज कर दें ऐसे, जैसे पहले 5 से काट दें, 5 7 35, 5 बचे 25, नहीं हाँ 5 7 35, फिर 7 से काट दें तो 11 हो जाएगा, और फिर 11 से काट दें, तो आप देख रहे हो पहली संख्या 5 हो गई, दूसरी 7 हो गई, तीसरी 11 हो गई। अब हमारे पास बचा कितना, 1001। तो 1001 को हम फिर फैक्टराइज करेंगे, जिसमें से 7 और 11 तो हमारा फैक्टर है ही है, तो हम क्या करेंगे, 7 से काटेंगे इसको, 7 1 7, 3 बचेगा 30, 7 चौका 28, फिर 7 3 21, फिर 11 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आखिरी संख्या हमारी आ गई 13। यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोटों के कुल मूल्य 480 रुपये है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो कुल नोटों की संख्या क्या। तो मान लीजिए प्रत्येक प्रकार के x नोट हैं, तो सोचिए कि अगर x नोट है तो 1 रुपये का नोट, देखो 1 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया है और 10 रुपया, 3 प्रकार के नोट हैं हमारे पास, समझ पा रहे हैं। तो x नोट होंगे तो x रुपया हो गया, इसके x नोट है तो 5x रुपया हो गया, इसके x नोट है तो 10x रुपया हो गया। अब सबको जोड़िए और उत्तर आना चाहिए 480। 10 5 15 x 16x, 16x = 480। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर x की वैल्यू 30 आ गई तो 30 इसके नोट, 30 इसके नोट, 30 इसके नोट, यानी कुल नोट कितने हो गए, 30 × 3 = 90। कुल 90 नोट चाहिए। ये आपका विकल्प आ गया बी, आंसर सही चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है। देखिए थोड़ी जगह बना ले। ये जितने प्रश्न थे सब 16 रेलवे में पूछे गए सवाल थे, और मैंने उनको दिया क्योंकि छोटे सवाल लग रहे थे, तो हमने कहा आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। हाँ, तो लिखा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके, किसी संख्या मतलब x होता है, उसको 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है। देखो जोड़ दिया 16। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, देखो 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, इसी में से x घटा दो, तो शेषफल क्या होगा। मैंने इसी को सॉल्व करना है हमको। चलो हल किया जाए, अपान 1 कर लो। तो क्या होने जा रहा है, ये हो जाएगा 2x + 16 - -2x/2।
अब आप देख रहे हो कि 2x कैंसिल हो गया आपका, 16/2 का मतलब क्या हुआ 8, 8 आपका ए विकल्प सही हुआ। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष की अवधि में तेल के बैरल की संख्या दुगनी, यानी हर साल में कोई चीज़ दुगनी हो जा रही है, ठीक है। यदि 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में 20 के कितने गुना बैरल तेल खर्च हुआ। देखो 40 से लेकर 2000 तक जाओगे तो आपको 60 साल मिलेंगे, यानी 10-10 साल के 6 टुकड़े मिलने जा रहे हैं और हर बार वो दुगना ही होता जाएगा। ये नहीं बोला दुगना हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 6 बार दुगना होता है तो कहाँ पहुँचेगा बताओ। दो, देखो अगर हम यहाँ पर बात करें 1940 लिख दे पूरा, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 और 1990 और 2000। ओके, यहाँ पर 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो यहाँ 2 भी खर्च होगा, यहाँ 4 भी खर्च होगा, यहाँ पे 8 भी खर्च होगा, दुगना होता जा रहा है। यहाँ पे 16 भी खर्च होगा, यहाँ पे 32 भी खर्च होगा, यहाँ पे 64 भी खर्च होगा। ओके, तो अगर यहाँ 1 भी खर्च हो रहा था, यहाँ 64 भी खर्च हो रहा है, तो आपका क्या उत्तर आ गया 64 गुना। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो 6 बार आप 2 का गुणा भी कर सकते हैं। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तब भी आपका आंसर बन जाता है। और आपने एक सवाल और है आपका, वो कह रहा है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। 1000 से बड़ी हो और अभाज्य संख्या चाहिए। देखो 1000 से बड़ी तो पहले हमको 1001 पर ही सोचना चाहिए ना। 1001 पर ट्रायल करें तो 1001 ही आपको मिल जाएगा। 1003 पर ट्रायल कर ले तो कहाँ से ट्रायल होगा, जानते हो कैसे ट्रायल किया जाता है। जैसे हमारे पास 1000 के बाद अगर बड़ी संख्या लें तो 1001 हमारे पास है, 1003 हमारे पास है, 1005 नहीं है, 1007 हमारे पास है। इनको हमें ट्रायल करना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या जांच करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसका निकालिए वर्गमूल। तो वर्गमूल के बराबर संख्याओं से हमें इसमें भाग देकर चेक करना होगा। तो 1000 के आसपास का वर्गमूल क्या होता है 30, 31, 31 का स्क्वायर होता है 961 है ना, और 32 का होता है 1024। तो 32 नहीं जाना है, यानी 31 तक की संख्याओं से जांच कर दीजिए तो काम चल जाएगा। तो करना क्या होगा, देखो ये संख्या 2 से कटी नहीं कटी, 3 नहीं, 5 नहीं, 7, 7 से एक बार चेक कर लो तो 7 के 7 30, 7 2 7 चौक 28, 7 21 कट गया। देखो 7 1 7 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 21 7 से कट गया। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। फिर आपका ये कन्फर्म अभाज्य हो गया क्योंकि आपके पास और विकल्प ही नहीं है। हाँ 7 तो है, 7 है तो इसको चेक कर लो। 7 से कट रहा, 7 1 7 30, 7 चौक 28, उससे नहीं कटा। 7 के बाद फिर चेक करते हैं, 7 के बाद किससे 11 से चेक करेंगे, 11 से कटना ही नहीं है, नहीं कटेगा। फिर 13 से चेक करें, 13 7 91, 9 93 नहीं कटा, 13 से नहीं कटा। 17 से चेक कर लो, 17 50, 17 25 85, 85 15 153, 17 9 153, 17 से भी कट गया। देख रहे हो आप, ये संख्या 17 से कट गई। अब आप आ जाइए यहाँ पर, इसको चेक करिए 17 से। मज़ेदार है ना, ट्रायल करने के लिए टाइम लगता है, इसीलिए डिविजिबिलिटी लिखवाते हैं। डिविजिबिलिटी कल हम जब लिखवाए थे पिछले वीडियो में तो लग रहा था कि क्या बोरिंग काम है, बच्चों वाला काम है, लेकिन देखो ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो आप 17 से चेक करोगे, 17 बचे 15, 157 नहीं कटेगा। और फिर 17 के बाद में 19, 19 25 95, देखो 19 25 95, 5 बचा 57, 19 या 57, वेरी गुड, ये सारे कट गए, खाली 1009 बचा। अब पक्का है कि ये संख्या नहीं कटेगी किसी से। मज़ेदार है ना। तो अगला सवाल देखें, हो गया, इन्होंने जितने सवाल पूछे थे हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। कल तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी देख लिया था और ये भी देख लिया था इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार क्या होता है, स्थानीय मान जातीय मान देख लिया था। कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि इकाई अंक पर कई सारे सवाल बनते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इकाई अंक क्या होता है। यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह के सवाल बनते हैं।
जैसे एक कैलकुलेशन दिया, गुणा दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसके अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे मान लिया हमने लिया इतना बड़ा गुणा है। अब पूछा जाए कि ये अगर गुणा कोई इंसान करता है तो इसके गुणा में जो उत्तर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप इतना बड़ा गुणा कोई इंसान कर नहीं सकता है, तो क्या करें, हमको केवल इकाई अंक पर जंप करते हुए चले जाना है। देखो 8, 8 छक्के 48, तो 8 छक्के 48। अब इकाई अंक 8 मिल चुका है, 8 9 72, 2 मिल चुका है, 2 चौके 8 मिल चुका है, 8 9 72 मिल चुका है, 2 छक्के 12, इकाई अंक 2 आ गया। अगर आप चाहो तो इधर से भी चेक कर सकते हो। देखो 6 9 में 54, 4 आ गया, 4 चौके 16, 6 मिल गया, 6 9 में 54, 4 मिल गया, 4 छक्के 24, 4 मिल गया, 4 8 32, इकाई अंक 2 मिल गया। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको क्या करना होगा कि इकाई गुणा इकाई करते चले जाइए, चाहे जितना बड़ी संख्या हो, फटाफट आपका उत्तर बन जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, 3 अंक वाला ले लेते हैं। इकाई अंक बताना है। आइए इकाई अंक पर जम करते हैं। 8 चौके 32, 2 2 दूना 4, 4 8 32, 2 2 दूना 4, इकाई अंक आपका 4 बन गया। ये तो बहुत आसान होता है, केवल देखा और उत्तर बन गया। इसमें थोड़ी समस्या बनती है जब हम संख्याएं पावर में ले लेते हैं। आइए देखते हैं। पावर का मतलब हुआ जैसे आपसे पूछा जाए 7 पावर 47, इकाई अंक क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कठिन काम हो गया, हल्का सा कठिन हुआ। अभी जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। क्या करना पड़ता है कि आपको पहले तमाम संख्याओं को गुणा करके चेक कर लेना होगा कि हम लगातार अगर गुणा करें तो संख्याओं का बिहेव क्या होता है। आइए चेक करते हैं। अगर हम एक गुणा बहुत बार करें, अनंत बार करते जाएं, तो हमारा उत्तर भी एक आएगा और इकाई अंक भी एक ही रहेगा। लेकिन अगर हम 2 का बहुत बार गुणा करें, बहुत बार, तो हम देखते हैं कि इसमें इकाई अंक का क्या पैटर्न बनता है। अभी ये 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। हम देख रहे हैं कि हर चौथी गिनती 6 बनती चली जा रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा। ऐसे ही अगर हम 3 का बहुत बार गुणा करें, बहुत बार, और यह जांच करने का प्रयास करें कि 3 का बहुत बार गुणा करने पर इकाई अंक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं देखता हूँ 3 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 तिया 21, 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 तिया 21। हम देख रहे हैं कि हर चौथी गिनती 1 बनती जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारी गिनती एक इतनी खास गिनती है, ये जो हमारा भारतीय सिस्टम है, कि इसके बहुत संख्याएँ बड़ी वैज्ञानिक ढंग से रखी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका एक खास पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी संख्या को अगर हम लगातार गुणा करते हैं तो हर चौथी गिनती जरूर बराबर हो जा रही है। तो अगर ये बात हम जान जाएं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो हम सबको 4 पर ही सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कि सब चौथी गिनती ही बराबर हो रही है। तो 2 का चौथी बार गुणा करेंगे तो 6 बनता है, 3 का चौथी बार गुणा करते हैं तो 1 आता है, 4 का चौथी बार गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 5 का चौथी बार गुणा करेंगे तो 5 बनेगा, 6 का चौथी बार गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, 7 का चौथी बार गुणा 1 बनेगा, 8 का चौथी बार गुणा करेंगे 6 बनेगा, 9 का चौथी बार गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। आप इसको जांच करके देख सकते हैं, और 0 का 0 ही बनता है। देखो इसको याद करना बेहद ईजी है, बहुत ईजी है। जितनी सम संख्याएँ हैं आप ध्यान से देख लो, जितनी सम संख्याएँ हैं वो हर चौथी बार में 6 बन जा रही हैं, और जितनी विषम संख्याएं हैं देख लो 5 को छोड़ करके जितनी विषम संख्याएं हैं वो 1 बन जा रही हैं। इसी समय आप एक चीज़ और जान लो, 0 1 5 6, ये 4 गिनतियां ऐसी होती हैं जिनका इकाई अंक वही रहता है, चाहे वो जितनी बड़ी रहे। जैसे मान लो कोई कहे 6 का पावर 1000, उत्तर बताओ, इकाई अंक 6 आएगा, है ना। ऐसे कोई कह दे 5 का पावर 290, इकाई अंक बताओ, कह दो 5 आएगा। क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं कि चाहे जितनी बार गुणा करो उनका इकाई अंक बदलता नहीं है। ये 4 गिनतियाँ ऐसी हैं, और बाकी का हमने लिख ही दिया। अब इस आधार पर इन सवालों को लगाने की कोशिश करते हैं। आइए जैसे हमसे पूछा गया 7 पावर 47 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। हमारे पास आया 7 पावर 47, तो इस 47 जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम चेक करते हैं कि इसके ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती है। तो पता चला कि 44 है। इसको हम 2 भागों में स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 पावर 44 इंटू 7 पावर 3।
तो आप जानते हो कि 7 हर चौथी बार में 1 होता है, तो 44वीं बार भी 1 हो जाएगा। और 7 का क्यूब करोगे तो 343 होता है, इकाई अंक 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। ये जो प्रक्रिया हमने लिखा ये मन में चलेगी, हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप टेंशन इसको बिल्कुल नहीं लेना है, ये आसानी से हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ जो बच्चा पहली बार कर रहा है उसको कई बार करके देख लेना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 3 पावर ले लेता हूँ 58, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको सोचना होगा कि जो पावर 58 है इसके ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती है। क्या आप बता सकते हैं? 58 के पहले 4 से कटने वाली गिनती होगी 56। तो आप इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 पावर 56 इंटू 3 पावर 2 तोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 जब हर चौथी बार में 1 हो रहा है तो 56वीं बार भी 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपका इकाई अंक 9 आ गया। इतना सिंपल होता है। तो ये मौखिक होगा आने वाले समय में, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। एक और देख लीजिए, अब हम एक इवन नंबर लेते हैं, 4 का पावर ले लेता हूँ 97। बताइए 4 का पावर 97 इकाई अंक क्या होगा। तो 97 के ठीक पहले 4 से कटने वाली कौन सी गिनती आप जानते हैं? 96। तो इसको 2 भागों में तोड़िए, 4 का पावर 96 इंटू 4 पावर 1। आप जानते हो कि 4 हर चौथी बार में 6 बनता है, तो 96वीं बार भी 6 ही बनेगा, और 4 1 में 4 होगा, 6 चौकी 24, इकाई अंक 4 आपका बन गया। तो यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई सवालों में, यानी कि चाहे जो परीक्षा हो, अब तक हमने कोई ऐसी परीक्षा नहीं देखी जिसमें इकाई अंक ना पूछा गया हो, अवश्य पूछी जाती है। और एक क्वेश्चन मतलब फिक्स है कि अगर आपको इकाई अंक समझ में आ रहा है तो समझो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक है, तो इस पर जब हम सवाल देंगे तो उसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ आइडेंटिटीज़ फार्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज़ मतलब जो सर्व समीकरणाएँ कहलाती हैं एलजेब्रा में, उनका बड़ा इस्तेमाल होता है गणित में, अर्थमेटिक में, बड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। तो वो आपको एकदम ज़बान पर याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं लिख के दिखाता हूँ। नाम है उनका सर्व समीका। आपको बहुत सारी इसमें से याद होगी क्योंकि 6 7 8 की हैं सब। जैसे आप जानते होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एकदम जबान पर होना चाहिए। देखो दूसरा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरा देखिए, इन्हीं दोनों से मिलकर बना है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो आग क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे एकदम। चौथा देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है, घटाओगे तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे, खाली यही बचेगा 4ab। देख रहे। पाँचवा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी। छठवा ये होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, दिखाई पड़ रहा? ठीक है। आठवां देखो, सातवां तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आठवां देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ निश्चित रूप से ऐसे पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे सवाल आपके ऐसे चुटकी बजाओगे और हल हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन देखो, a प्लस बी होल क्यूब, तो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और अगर इस 3ab का a प्लस बी ब्रैकेट में गुणा कर दिया जाए तब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आपने 9वां यहाँ देख लिया, अब नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर। देखिए फिर 10वां आ गया, तो 10 में आप क्या देखोगे? a माइनस बी होल क्यूब, तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी,
अब क्या होगा कि ये जो 3ab का अंदर आप गुणा करोगे तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब देखिए 11 नंबर में आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, तो दूसरे में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखने में प्रॉब्लम आएगी तो बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल देता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे में होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एकदम जबान पर आपको याद होना चाहिए। तो अगर इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/2। कुछ बड़े सवाल एसएससी में आते हैं, उनको हल करने के लिए एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। 1/2 पहले होता है, फिर होता है a प्लस b प्लस c और फिर कर्ली ब्रैकेट होता है, उसमें a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। 11 नंबर फार्मूला था। और 12 आखिरी नंबर है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। अलजेब्रा जब आप पढ़ोगे तो उसमें इस फार्मूले का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं और तुरंत काट के ख़त्म हो जाती हैं। तो इतना मान लीजिए कि इन सारी चीज़ों को जब आपको याद हो जाएगा तो गणित में एक बड़ा हिस्सा समझो कि एक किले की बहुत बड़ी दीवार ढह जाएगी, तो बहुत सारे सवाल आपको अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो कृपया जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो जितना जल्दी हो सके याद कर लें, और हो सके तो हमें वॉइस मैसेज बोलें, बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसे जैसे बोलता है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर जो हमारा ग्रुप है उसमें आप बटन दबाएं, वॉइस मैसेज वाला, और ऐसे मुंह से बोल कर दिखाएं। धड़ होना चाहिए, रफ्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर मान लो एक आदमी इसको याद कर ले तो कैसे कैसे सवाल चुटकी बजा के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं उन सवालों को लेता हूँ। तो आइए विद्यार्थियों, जो अभी अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा है, उस आइडेंटिटी पर मैंने कुछ सवाल नोट कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के खुद पहले प्रयास कीजिए, है कि नहीं, बाद में वीडियो देखिए। तो फिलहाल हमारे पास इतना समय तो नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर वो बातें आपको याद रहती हैं तो कितना सिंपल हो जाएगा इसको करना। देखो ये क्या है, इतना 5683 प्लस 2967 का होल स्क्वायर प्लस 5683 माइनस 2967 का होल स्क्वायर अपॉन है 5683 गुणा 5683 प्लस 2967 गुणा 2967। इतना बड़ा सवाल को हल करना आसान काम नहीं है। अगर आपको तरीका नहीं पता है तो झेल जाएंगे एक क्वेश्चन में। तो क्या करें, आप देखो कि इन चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, बार बार वही चीज़ लिखी जा रही है, तो आपके मन में शंका पैदा होनी चाहिए कि कहीं ये आइडेंटिटी तो नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप ए समझ लेंगे और इसको बी समझ लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² प्लस b²। कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² प्लस b²। आपको अपनी आइडेंटिटी याद ही है जो अभी मैंने लिखा था। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², a² प्लस b², और नीचे लिखा हुआ है a² प्लस b²। अब होगा क्या कि ये दोनों a² प्लस b² कट जाएंगे, आपका उत्तर केवल 2 बचेगा, बस आंसर आ चुका। सेम कहानी यहाँ के साथ देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे a b लिखा हुआ है। आप जानते हो इसका उत्तर बनेगा 4ab, और नीचे लिखा है ab, और दोनों ab कट जाएगा, आपका उत्तर केवल 4 आ गया। इतनी आसानी से आंसर निकाला जाता है, मौखिक होता है। आप में से कई सारे लोग इसको मौखिक कर सकते हैं, मैं उनको जानता हूँ। जो पेड बैच में जितने लोग हैं उसमें से कई लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो लेकिन यह है कि जुड़े रहिए, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या करेंगे, एक तरफ से कुछ छोड़ेंगे नहीं, हर बात बता डालेंगे। दरअसल ये जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी को ले लेना है तो ले लेना है। आइए, तो
देखो क्या है, ए गुड़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आ रहा है, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ऊपर बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको खोलोगे फार्मूला नंबर 7 जो अभी मैंने बताया था, तो इसका बनता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही बात लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी केवल ए प्लस बी आपका उत्तर बन जाएगा। ए प्लस बी आप यही कर सकते हो, इसको जोड़ के देख लो, 5 4 9 1 10, आपका उत्तर बन जाएगा 10। कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ देख लो लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसी चीज़ को उल्टा लिख दिया गया है। देखो ऊपर लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ऊपर क्या बनाएगा, ऊपर जैसे है वैसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, नीचे आ जाएगा, आपका आंसर बनेगा 1/a प्लस बी। आप 1/a प्लस बी आप करके देख लो, इसको जोड़ोगे 6 3 9 10 ही आएगा, 1/10 आपका आंसर बन गया। तो इस तरह के सारे सवालों का उत्तर अब आपके लिए देना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपनी किताबों में जाके देख लीजिएगा, सरलीकरण चैप्टर के अंदर आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम में मिल जाएंगे, दशमलव वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, और तमाम सारी परीक्षाओं मिल जाएंगे। हम तो देंगे ही देंगे। तो आपको करना ये है कि इन चीज़ों को जितने जल्दी हो सके कंठस्थ कर लीजिए। कुछ चीज़ें आपको एकदम याद करके चलना है, जैसे मान लो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए जो फार्मूले बनाया। इसके अलावा आपको याद करना चाहिए पहाड़े 20 तक, पहाड़ा एकदम जबान पर होना चाहिए, ज़रा सा उसमें शक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक का एकदम धड़ाधड़, और क्यूब याद होना चाहिए कम से कम 15 तक। दरअसल जानते हो याद करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको तरीका बताऊंगा, बहुत सारे तरीके बताऊंगा, जिससे वर्ग निकालना क्यूब निकालना आपके लिए आसान बात हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि कोई चीज़ याद रखना का मतलब हमारे वॉलेट में पैसा है और बैंक में पैसा है। ज़रा हमको बताइए, हमारे बैंक में पैसे हैं और हमारे जेब में पैसे हैं, हम बाज़ार में निकले हुए हैं, तो अगर मुझे कोई चीज़ लेना है तो हम जल्दी से कैसे खरीद पाएंगे बताओ, पैसे हमारे पास कैसे होते हैं। आप कह दोगे आजकल तो एटीएम पेटीएम चल रहा है, पेटीएम कर देंगे, हैं फ़ोन पे कर देंगे। बताओ उसमें एक बार फेल हो गया आपने पेमेंट किया, एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम है भैया। लेकिन जो आपके जेब में 10 रुपये हैं, फटाक से निकाला, आपने काम कर लिया। तो याद रखने का मतलब हमारे जेब में है वो, है ना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार बैंकिंग में पूछा गया सवाल था, तो ऐसे ही जब एक बार किसी सवाल में पूछ लिया गया किसी एग्ज़ाम में, फिर वो सवाल फिर चल निकलता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो शून्य की संख्या ज्ञात करना, तो अब शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए सवाल बोल दिया कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए करें, तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य बनेंगे, कितने शून्य बनेंगे, ये सवाल पूछा गया। यानी आप ऐसे सोच सकते हो, फैक्टोरियल 100 जो लोग प्रायिकता पढ़े होंगे, फैक्टोरियल से परिचित होंगे, कि अगर फैक्टोरियल 100 किया जाए तो बहुत बड़ा उत्तर प्राप्त होगा। उस सबसे बड़े उत्तर में उत्तर के दाहिनी तरफ यानी कुल कितने शून्य नज़र आएंगे, यही बताना है। तो देखो ऐसे शून्य बताना तो बहुत मुश्किल काम होता है, कैसे जान पाएंगे इतना शून्य कहाँ से आएगा, है कि नहीं, कैसे सोचेंगे। तो ऐसे पहले सोचो कि शून्य बनता कैसे है। शून्य बनने के लिए केवल एक परिस्थिति जिम्मेदार है बस, जब भी हम कभी 5 का सम संख्या में गुणा करेंगे तभी शून्य बनता है, नहीं तो शून्य बनता नहीं है। ट्रायल करके देख लीजिए, 5 का किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तभी शून्य बनेगा। जैसे 10 के अंदर जो आप शून्य देख रहे हैं, दरअसल वो 5 गुणा 2 है। 20 के अंदर जो शून्य आप देख रहे हैं वो दरअसल 5 गुणा 4 है। 100 के अंदर आप 2 शून्य देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ 5 गुणा 2 2 बार आया हुआ है। ओके,
तो जितनी बार 5 और 2 का मिलन होगा उतने शून्य तैयार हो जाएंगे। तो अब हमको अगर 1 से 100 तक की संख्या हम चेक करें तो 1 से 100 तक की संख्या हमारे पास सम संख्याओं की संख्या बहुत है, यानी 50 सम संख्याएं हैं। और एक एक सम संख्याओं के अंदर भी कई कई सम संख्याएं हैं। जैसे 16 के अंदर 4 सम संख्या है, 32 के अंदर 5 सम संख्या है, 72 के अंदर, ऐसे 48 के अंदर बहुत सारी सम संख्याएं। बस 5 की संख्या हमें चेक करनी है। तो देखा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें एज ए फैक्टर 5 मिले हमको। तो आइए चेक करते हैं। तो मिलेगा हमको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इन सब के अंदर शून्य है, अरे 5 है। 75, 80, 85, 90, 95 और 100। इतनी संख्या है जिसके अंदर 5 एज ए फैक्टर शामिल है। तो ये कुल 20 संख्याएं दिख रही हैं। लेकिन अगर इनको आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर 2 बार 5 शामिल है। जैसे 25 के अंदर 2 बार 5 है। ऐसे ही आप देखोगे 50 के अंदर भी 2 बार 5 है, 5 गुणे 5 गुणा 2। 55 के अंदर 2 बार 5 नहीं है, ये धोखा है कि नहीं? 11 पचे 55 होता है, 2 बार 5 नहीं होता। चलो 75 के अंदर भी 2 बार 5 है और 100 के अंदर भी 2 बार 5 है। देख रहे हो? तो यानी 4 संख्याएं हमको ऐसी मिली जिनके पास 2 बार 5 है। तो और बाकी सबके पास 1 बार 5 है। तो चलो काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 बार 5 आया। तो 24 बार 5 आया, 24 सम संख्याओं से रिएक्शन करके और 24 शून्य बना डालेगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। कितने शून्य बनेंगे? 24। उत्तर तो आ गया, उत्तर आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन कर पाएगा? एग्ज़ाम के अंदर में इतना समय कहाँ होता है कि आप इतने बड़े कैलकुलेशन को कर पाए। तो इसको करने के लिए हम दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर 100 तक आपको काम करना है तो आप लिखो 100 और इसको ऐसे करके भाग देना शुरू करिए। 5 ही से भाग देना है केवल। देखो 5 दूना 10, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौक के 20 और उसके बाद 5 से कटेगा नहीं। तो यहाँ इस 100 को छोड़ना है, इसी को जोड़ लेना है बस। 20 4 24, यानी कुल 24 शून्य बन पाएंगे। अगर ऐसे ही पूछा जाता कि 1000, बताओ 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का गुणा करें तो कुल कितने शून्य बनेंगे? आप 1000 लिखिए और 5 से इसको काटिए। तो 5 दूना 10, फिर 5 से करिए 5 चौक के 20, फिर 5 से काटिए 5 8 40 और फिर 5 से काटिए 1, 5 1 5। शेष उसका कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पर। अब क्या करना है? बस इसी को जोड़ लेना है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 40 8 48 49। आपका उत्तर बन गया 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्या का अगर आपस में गुणा किया जाए तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल 249 बार शून्य बनेगा। ऐसे एक और चेक कर लेते हैं। 1500, बताओ 1500, 1 से लेकर 1500 तक का लगातार हम गुणा करते जाए तो बताइए उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य बन पाएंगे? तो आप इसको काटना शुरू करिए 5 से। 5 दिया 15, फिर 5 से काटिए 5 6 30, फिर 5 से काटिए 12, फिर 5 से काटिए 2। अब देखिए इसके बाद नहीं जा सकता तो आप बस इसको जोड़ डालिए बस। 360 12 72 2 74। आपका उत्तर हो गया 374। यानी 1 से लेकर 1500 तक लगातार गुणा करें तो कुल मिलाकर 374 बार शून्य बनेगा। तो देखिए एक एक टॉपिक को हम कोई टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हर टॉपिक ऐसे ही करके समझाते जाएंगे और जो जो प्रॉब्लम आप बताते जाएंगे उनको भी हल करवाते जाएंगे। हमने प्रैक्टिस बेस शुरू किया है तो किया है और ज़बरदस्त करेंगे। आप लोग थोड़ा एक्टिव बने रहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। हम देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर सभी लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और कुछ लोग स्लीपिंग बने हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया वो जागें। आखिर उन्हीं के लिए तो ये सवाल शुरू किया गया है कि नहीं। जो सोए हुए थे उनके लिए तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब के सारे वीडियो डिलीट कर दिए। हम नहीं चाहते हैं कि एक सोए हुए इंसान के लिए हम अपनी एनर्जी जाया करें। हम केवल जागते हुए इंसान के लिए प्रयास करना चाहते हैं जो सही में कुछ करना चाहता है और हम उसके साथ बने हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए। थैंक यू।